ओके यस सर, गुड मॉर्निंग। ऐसा नहीं, गुड मॉर्निंग। ओके मालिक सर, जीएसटी हमने अब तक पढ़ा क्या? चार्जिंग सेक्शन क्या कहता है हमने अभी समझ लिया क्या? टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी इज टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी इज सप्लाई। अब सर सप्लाई का मीनिंग क्या होता है? द टर्म सप्लाई इज वेरी वेल डिफाइंड इन सेक्शन नंबर 7 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। आइए बच्चों सेक्शन नंबर 7 पढ़ते हैं हम। शानदार डेफिनेशन है, ध्यान रखना। सर ऐसा इवेंट जिसके होने पर टैक्स लगता है वो क्या है? सप्लाई। सोचिए कोई ट्रांजैक्शन अगर सप्लाई के स्कोप से ही बाहर निकल गया, किसके स्कोप से बाहर निकल गया? तो सप्लाई में नहीं आ रहा, मतलब जीएसटी नहीं लगेगा यार। तो सोचिए कितना इंपॉर्टेंट हो गया टर्म। आओ देखते हैं सप्लाई का डेफिनेशन सेक्शन नंबर 7। सेक्शन नंबर 7 ने डिफाइन किया किसको? द टर्म सप्लाई को। क्लियर? आइए सब सेक्शन 1 से बात करते हैं। सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन नंबर 1। ओके स्टार्ट करें बच्चों। एसी का रिमोट चाहिए? एसी का रिमोट आगे दे देना बेटा। सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन नंबर 1 बताइए क्या बोलता है? ओके स्टार्ट करें क्या? रेडी है भी? चलो ऐसे लिखता हूं। सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन नंबर 1। क्या लिखते हैं पता है? सप्लाई includes क्लोज नंबर ए, डबल ए, बी एंड सी। सप्लाई, अच्छा एक मिनट, अगर यहां मीन्स लिखा होता तो क्या होता? यहां इंक्लूड्स लिखा है तो क्या होगा? सर सप्लाई मीन्स ए, डबल ए, बी और सी, मतलब, और एक सप्लाई इंक्लूड्स ए, डबल ए, बी और सी। यहां पे क्या लिखा है? आवाज नहीं आ रही। सप्लाई इंक्लूड्स लिखा है, मीन्स नहीं लिखा है। इसका मतलब क्या है? डेफिनेशन इंक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव नहीं है। मतलब सप्लाई मीन्स ए, डबल ए, बी और सी, मतलब यही है। माई लाइफ मीन्स यू, तुम ही हो। माई लाइफ इंक्लूड्स यू, तुम भी हो। समझ रहे मेरी बात आप बच्चों? क्लियर? सो एक एक वर्ड आपको समझना है। यहां पे क्या लिखा है? सप्लाई, सप्लाई इंक्लूड्स, मीन्स नहीं लिखा है। सर इसका मतलब क्या है? सर माई लाइफ मीन्स यू मतलब तुम ही हो, सच्चा प्यार है। इंक्लूड्स मतलब तुम भी हो, हाँ है ना? सर यहां पे क्या लिखा है? सप्लाई इंक्लूड्स क्लोज ए, डबल ए, बी एंड सी, मतलब तुम भी हो। दिस इज नॉट एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। लॉ मेकर्स आर सो स्मार्ट, so smart, they know that the definition of supply is so important because अगर कोई ट्रांजैक्शन सप्लाई के स्कोप से ही बाहर निकल गया तो there will be no point of charging any GST, लगेगा नहीं GST साहब। So they drafted this law very beautifully and they took care of each and every word जो हमको समझना पड़ेगा। Although क्लोज नंबर ए, डबल ए, बी और सी में सब कुछ कवर है सर, कुछ छोड़ा ही नहीं सर, फिर भी क्या लिखा? इंक्लूड्स। हाँ है ना? कि गलती से कुछ अगर रह जाए तो बोलेंगे हाँ हमने कहा लिखा मीन्स है, इंक्लूड्स तो लिखा है सर। हाँ है ना मालिक? आइए सर अब आप ध्यान देना, हमने कई सारे एक्ट पढ़े, कई सारी डेफिनेशन पढ़ी, आज तक कभी ध्यान नहीं दिया बहुत सारे लोगों ने कि मीन्स है कि इंक्लूड्स है सर। अब ध्यान जरूर देना है सर आप। ओके, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू कंसिडर कि मीन्स लिखा है कि इंक्लूड्स लिखा है।
ओके हम डेफिनेशन तो पढ़ लेते पर मीन से कि इंक्लूड से कभी ध्यान नहीं दिया. आई होप अब ध्यान देंगे बेटा आप लोग. आइए, सप्लाई इंक्लूड्स क्लोज नंबर ए. क्लोज नंबर ए मैं यहां लिख रहा हूं. सप्लाई इंक्लूड्स, पहले बोल दूंगा एक बार. Supply includes all forms of supply such as sale, exchange, barter, transfer, lease, license, rental or disposal of goods or service or both when such supplies are made or agreed to be made by a person for a consideration in the course or furtherance of his business. शो ऑफ किया, मेरे को आता है लिख रहा हूं पर 5 मिनट बाद आपसे ये बोलूंगा बेटा सेम स्पीड से. गारंटी आप बोलेंगे और मैं याद नहीं करूंगा आपसे. ओके चलिए. सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई. सच इज. अच्छा एक बार मैं आपको थोड़ा बुक की झलक देगा तो क्या मैंने आपको बुक कैसा दिया है. आपको भी बुक मिलने वाला है. ये चैप्टर है अपना जो हम पढ़ रहे हैं अभी. ठीक है ये चार्जिंग सेक्शन में पढ़ा बेटा, सेक्शन 9151. हाँ है ना मालिक. ये सप्लाई की बात, सीधी बात. सप्लाई होगा तो जीएसटी लगेगा. नो सप्लाई नो जीएसटी. सप्लाई इंक्लूड सिर्फ तुम ही हो नहीं, तुम भी हो. मैंने इस तरह की कुछ चीजें लिख दी है सो दैट आपको पढ़ते वक्त भी एक स्माइल आ जाए और एक आपको ध्यान चला जाए कि हाँ भाई क्या लिखा है यहाँ पे. ठीक है सो दैट आपको वो कंसंट्रेशन पूरा मिल जाए आपको पढ़ते वक्त और जो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ वो यहाँ मैंने लिखा हुआ है बेटा. ये ओके क्लोज नंबर ए पर मैं वहां लिखने वाला हूँ सो दैट आपको पूरा पता रहे कि एक्चुअली एक एक वर्ड का मीनिंग क्या होता है बच्चों. ठीक है उसके बाद मैंने हर एक वर्ड का, हर एक प्रोविजन का आपको एनालिटिकल डिस्कशन दिया है जिसके अंदर मैंने विद एग्जांपल यहां बात करी. मैं एग्जांपल दूंगा अभी आपको यहाँ पे. ठीक मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें एग्जांपल्स कुछ मैंने यहाँ लिखे हुए सर. ओके एक एक वर्ड का इस तरह से मैंने ऑपरेशन किया हुआ है. कुछ मैंने इस तरह की पिक्चर्स यूज की है सो दैट आपको पढ़ते वक्त थोड़ा लाइट माहौल रहे, एकदम सीरियस वे में पढ़ाई नहीं करें आप लोग. एंड कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो मुझे लगे वो मैंने बोल्ड भी मार्क किए, रेड मार्क किए मतलब इनफैक्ट. ओके सो दैट वे यू विल गेट द एंटायर कंटेंट. एंड कुछ जगह इस तरह के टेबलर फॉर्म दिए सो दैट कंपेरिजन से आप पढ़ पाए. ओके और ये पढ़ने सब आपको. चलो इधर ध्यान दो रहे. सप्लाई सेक्शन नंबर 7. सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 क्लोज नंबर ए बोलता है सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज सेल, एक्सचेंज, बार्टर, ट्रांसफर, लीज, लाइसेंस, रेंटल और disposal of what? Of goods or service or both. When such supplies are made, when such supplies are made or when such supplies are made or agreed to be made by a person for a consideration. In the course or furtherance of business. Full stop. ओके ये लिखा है क्लोज नंबर ए में कि सप्लाई इंक्लूड्स. ओके अभी मैं समझाता हूं बेटा आपको एक एक वर्ड. अभी मैंने लिखा है, आपको याद नहीं करना है, याद नहीं करना. हम एक एक वर्ड को समझेंगे कि आखिर इसका मीनिंग क्या है सर. ओके अच्छा पता है जीएसटी से पता तो ही खैर. जीएसटी से टैक्स ऑन ट्रांजैक्शंस. जीएसटी से टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस पे जीएसटी लगता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबको समझना है कि ट्रांजैक्शंस कैसे होते हैं, क्या ट्रांजैक्शन है, फिर बात करना किसकी, टैक्स की बेटा. ओके सो हम हर एक वर्ड पढ़ेंगे विद एग्जांपल, मजा आएगा आपको बच्चों. सप्लाई इंक्लूड्स, सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई. ओ भाई एक मिनट, ये क्लोज नंबर ए ने तो कहानी खत्म कर दी सर. एवरीथिंग इज कवर्ड इन द स्कोप ऑफ द टर्म सप्लाई, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच इज. ये सच इज का मतलब क्या है बेटा, एग्जांपल से. हाँ है ना भाई, सच इज मतलब सब कुछ कवर हो गया है. Every form of supply is covered in the under the scope of the term supply for the purpose of levy of GST such as sale. ये मार्केट मैंने आपको सेल कर दिया for rupees 5000.
बताओ सप्लाई है क्या? आवाज नहीं आ रही ओए? यस, ठीक है। एक्सचेंज, पुराना मोबाइल फोन लेके आए, नया फोन अगर आप खरीदना है, पुराना फोन अगर लेके आए तो आपको सपोज 50,000 का नया फोन है तो आपको नया फोन एक्सचेंज के केस में 40,000 में मिल जाएगा बेटा। हाँ है ना? होता है कि नहीं होता सर? क्लियर? एक्सचेंज इज ऑल्सो सप्लाई। सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज सेल, समझ में आया बेटा? एक्सचेंज समझ में आया? बार्टर, प्योर एक्सचेंज इज कॉल्ड बार्टर। क्या नाम सर? हीर, टी लास्ट में, हीथ, करेक्ट? ओके, तो सर हीथ भाई, सर सुनना ध्यान से, सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज सेल, एक्सचेंज, बार्टर। प्योर एक्सचेंज इज कॉल्ड बार्टर। अब हीथ भाई ने और मैंने डील किया, मैं इसको इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ाऊंगा, बदले में ये मुझे डायरेक्ट टैक्स पढ़ाएंगे, दोनों बर्बाद। सर सुनना अब पॉइंट मेरा आपसे ये है कि आप क्या कर रहे हो? डायरेक्ट टैक्स पढ़ा रहे हो अगेंस्ट इनडायरेक्ट टैक्स। मैं क्या कर रहा हूं? इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ा रहा हूं अगेंस्ट डायरेक्ट टैक्स। क्लियर? दैट इज ऑल्सो सप्लाई, दैट इज ऑल्सो सप्लाई। सर सेल, एक्सचेंज, बार्टर, ट्रांसफर, मैंने कुछ गुड्स अपने दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर किए, दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर किए, ब्रांच ट्रांसफर ऑफ द गुड्स इज ऑल्सो सप्लाई। आगे बात करेंगे, बाकी सारी कंडीशन भी पूरी होनी चाहिए बेटा। मैं तो कुछ एग्जांपल दे रहा हूं इन वर्ड्स के। क्लियर? सर लीज, फाइनेंस लीज हो गया, ऑपरेटिंग लीज हो गया, ये सब भी क्या है? सप्लाई है। कोई मशीन लीज पे दी है आपने, कोई कैपिटल गुड्स लीज पे दिया है, ये सब क्या है? सप्लाई है। लाइसेंस, कोई सॉफ्टवेयर यूज करने का लाइसेंस दिया मैंने आपको लाइसेंस फी चार्ज किया, ये भी क्या है? सप्लाई है। अरे हाँ है ना भाई? सर गवर्नमेंट से नेचुरल रिसोर्स यूज करने का लाइसेंस आपने लिया बेटा, वो भी क्या है? सप्लाई है। क्लियर? सर फिर रेंटल, कोई मशीन रेंट पे ली है, ये क्लासरूम मैंने रेंट पे ली, ये सब क्या है? सप्लाई है। और डिस्पोजल, आपने अपने बिजनेस के एसेट्स क्या कर दिए? डिस्पोज ऑफ कर दिए, वो सब भी क्या है? सप्लाई है। सब सप्लाई के स्कोप में आता है, वो भी सच एज लिखा है बेटा। ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई आर कवर्ड अंडर द टर्म ऑफ सप्लाई सच एज सेल। विजुअलाइज करो, 10,000 रुपए में या 5,000 में मार्कर सेल किया मैंने बेटा। क्लियर? एक्सचेंज, पुराना मोबाइल फोन दिया, नया फोन लिया आपने बेटा, हाँ है ना? बार्टर, प्योर एक्सचेंज इज कॉल्ड बार्टर, हाँ है ना मालिक? फिर ट्रांसफर, ब्रांच ट्रांसफर ऑफ द गुड्स, लीज, फाइनेंस लीज, ऑपरेटिंग लीज, सर लाइसेंस, सॉफ्टवेयर यूज पे लिया, लाइसेंस पे लिया मैंने, देन रेंटल और डिस्पोजल ऑफ द गुड्स इज कॉल्ड सप्लाई। यस या नो? पक्का? डन। तो सर when such supplies are made or agreed to be made, अच्छा गुड्स हो या सर्विसेज हो, अच्छा एक और हर जगह और बहुत जो लिखा ना बेटा, ये तो गवर्नमेंट ने अपनी सेफ्टी के लिए लिख दिया है बेटा, वरना बहुत का कोई रिलेवेंस ही नहीं है। मैं आपको सेक्शन नंबर 8 पढ़ाऊंगा, कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई वाला, कि जब भी मोर देन वन गुड्स और सर्विस के कॉम्बिनेशन होता है ना कॉम्बो, तो उसको या तो गुड्स बोलेंगे या सर्विस बोलेंगे, हम पढ़ेंगे आगे बेटा। तो देयर इज नो सेंस ऑफ बोथ, पर ठीक है सर, नया एक्ट बनाया, कभी कोई गलती से भी इंटरप्रिटेशन ऐसा हो गया तो बहुत के केसेस बाहर नहीं निकल जाए जीएसटी से, इसलिए इन्होंने सब तरफ लिख दिया बेटा, हाँ है ना? क्योंकि कोई टर्म अगर सप्लाई से बाहर हो गई तो जीवन बर्बाद हो गया गवर्नमेंट के साथ सर, हाँ है ना? कि देश कौन सा बेटा अपना? इंडिया, हिंदुस्तान बेटा। लोग कैसे बेटा अपने आपको देखते होंगे बेटा आप लोग, हाँ है ना सर? सर और बहुत सारे लोग सोच रहे सर खुद को देखेंगे कि आपको जरूर देख रहे हैं हम, तो सर ऐसे ऐसे लोग हैं देश के अंदर कि वो देखना चाहते हैं कहां से हम बाहर निकल जाए टैक्स से बेटा, इसलिए हर एक वर्ड सोच समझ के लिखा है इन्होंने। बट यस आगे जाके समझ में आएगा क्योंकि बोथ का कोई रिलेवेंस बहुत ज्यादा है भी नहीं सर, फिर भी ठीक है। गुड्स और सर्विस और बोथ व्हेन सच सप्लाईज आर मेड और व्हेन सच सप्लाईज आर मेड और मैंने सप्लाई कर दिया, ये तो सप्लाई हो गया, कोई बात आपके हाथ नहीं आएगा मंगल। सर सुनना, मैंने सप्लाई कर दिया और सेकंड सप्लाई कर दिया, वो तो सप्लाई में आएगा आएगा, सप्लाई करने के लिए एग्री कर लिया, रहने दो कोई बात नहीं, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी, खराब नहीं होगा बेटा मंगल। सर पॉइंट ये कि मालिक सप्लाई कर दिया, वो तो सप्लाई है ही है, सप्लाई करने के लिए एग्री कर दिया, वो भी क्या है? इसका मतलब क्या है यार? देखो सप्लाई कर दिया दैट्स वेरी सिंपल, हमने बात कर ली, एग्जांपल समझ में आ गया, मैंने मार्कर बेच दिया आपको, सप्लाई हो गया। सप्लाई करने के लिए एग्री कर लिया, वो भी सप्लाई है, इसका मतलब क्या है बच्चों? सप्लाई एट अ फ्यूचर डेट, अग्रीड। एग्जांपल एडवांस रिसीव हो गया, सिंपल सिंपल। व्हेन आई रिसीव सम एडवांस तो भी लग गए,
क्या? जीएसटी किस पर? एडवांस वाले अमाउंट पे, जितना एडवांस आया उस पे सर। हाँ है ना? व्हेन सप्लाईज आर मेड और अग्री टू बी मेड, ये सप्लाई के स्कोप में आ जाएगा, भले गुड्स हो या सर्विसेज हो। हाँ, आगे जाके बात करूंगा मैं टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ाते वक्त आपको कि गुड्स के केस में एडवांस अगर रिसीव होता है तो उस पर जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है, आगे बात करेंगे। पर एट प्रेजेंट आज जब बात कर रहा हूं मैं सप्लाई के स्कोप की बात कर रहा हूं, तब गुड्स हो या सर्विसेज हो, अगर आपने 10 लाख रुपए का डील था उसमें से 5 लाख रुपए मुझे एडवांस दे दिया तो 5 लाख का सप्लाई हो गया, मान लेंगे सर हम, वो सप्लाई के स्कोप में आ जाएगा, क्योंकि सप्लाई मैंने क्या कर ली है? एग्री। ठीक है, सप्लाईज मेड और अग्री टू बी मेड। और मैं इससे कनेक्ट करूंगा क्या? टाइम ऑफ सप्लाई हम आगे पढ़ेंगे, अगला चैप्टर बेटा तब बात करेंगे। ओके, अभी शायद समझ में आ गया बच्चा आपको। तो सप्लाईज मेड और अग्री टू बी मेड बाय अ पर्सन। व्हाट डू मीन बाय पर्सन? सब कुछ कवर कर दिया बेटा, जो आप सोच सकते हो ना वो सब पर्सन है बेटा। सर पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, बॉडी कॉर्पोरेट, एओपी, बीओआई, सर कोई ट्रस्ट, सोसाइटी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, कोई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, सब कुछ आगे किसके स्कोप में? पर्सन के स्कोप में। मतलब किसी को भी बाहर नहीं छोड़ा। क्यों? एक भी पर्सन अगर बाहर निकल जाए तो जीएसटी से बाहर हो जाएगा ना बेटा, वो तो यार। हाँ है ना? इसलिए पर्सन इंक्लूड्स और सब कुछ लिख दिया बेटा उसके अंदर। इनफैक्ट गवर्नमेंट भी इंक्लूड किया है बेटा, कि गवर्नमेंट ने भी अगर कोई गुड्स या सर्विस सप्लाई करी है फॉर अ कंसिडरेशन, उस पर भी जीएसटी लगेगा सर। और बात करेंगे आगे जाके बेटा, क्लियर? तो पर्सन की डेफिनेशन में कोई खास बात नहीं, सब कुछ कवर किया बेटा। बाय पर्सन फॉर इट शुड बी फॉर प्लीज। अच्छा, हो सकता है कि कोई बात, कोई लाइन, कोई वर्ड मैं आपसे 10 बार बुलवा दूं बेटा, बोलना है। अच्छा, पागल नहीं है कोई, साइको नहीं इधर, ठीक है सर? कोई मीनिंग होगा जो मेरे को आपसे निकलवाना होगा बेटा, और हो सकता है वो अलग अलग तरीके से पूछने से हो सकता है आपको खुद को समझना, अच्छा ओ ये बोल रहा है क्या मंगल, ठीक है? पर आपको बोलना है बेटा। ओके, जो वीडियो क्लासेस में जो गूगल ड्राइव देख रहे हैं, अपने घर पे देख रहे हैं, पर फिर भी आपको बोलना है बच्चों, ठीक है? पीछे से मम्मी बोले कि कर क्या रहा है, अकेले बड़बड़ कर रहा है, फिर भी बोलना है बेटा आपको। सर पॉइंट इज दैट सप्लाई, क्या चल रहा है सर? सप्लाई। अगर आपने सप्लाई किया फॉर तो ही सप्लाई, तो ही सप्लाई, वरना सप्लाई। हम क्लोज नंबर ए की बात करें बच्चों, क्लोज नंबर ए ने क्या बोला बेटा? सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, अग्रीड, बट इट शुड बी मेड or agree to be made by a person for a what do you mean by consideration? Something in return. Very good. It may be in money, may be in kind. मैंने तेरे लिए क्या, तूने मेरे लिए क्या किया? अगर ऐसा है तो वो प्यार नहीं है, that is supply. हाँ है ना सर? It should be for a consideration, something in return. सुनना ध्यान से, it may be in money, may be in kind. सुनेगा ध्यान से। सप्लाई शुड बी फॉर अ कंसिडरेशन। प्लीज सर, हो सकता है मैं 2-3 बार बोल दूं बेटा लाइन को। सप्लाई शुड बी कंसिडरेशन के लिए काम किया। योर इंटेंट शुड बी टू अर्न द, योर इंटेंट शुड बी टू अर्न द, तो वो सप्लाई है, वरना वो सप्लाई नहीं है। मतलब सर आपने मंदिर में डोनेशन दिया, क्या भगवान ने फीस मांगी आपसे कि इस बार पास करा दूंगा, फीस दे दे? आप समझिए मेरी बात को। इज द चैरिटी या चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, टेंपल, मस्क, जो भी है सर, क्या वो आपसे फीस मांग रहे हैं पास कराने की? क्या आवाज नहीं आ रही? हुई नहीं। तो आपने वॉलंटरीली डोनेशन दिया है, तो जिसने वो डोनेशन लिया है उसने वो फीस नहीं लिया है। दैट इज नॉट कंसिडरेशन फॉर दैट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन और व्हाटएवर इट इज। सो गिफ्ट्स आर नॉट चार्जेबल टू जीएसटी। सेकंड बात, वही चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, मान लो कोई एक बहुत बड़ा इवेंट कर रहा है और उसने बोला क्या यहाँ पे बहुत सारे लोग आने वाले हैं, अगर आपको आपके बिजनेस का मार्केटिंग करना है तो 50 लाख रुपए लगेंगे, हम आपका यहाँ होर्डिंग लगा देंगे, यहाँ आपके बिजनेस का बहुत भयंकर वाला प्रमोशन हो जाएगा। आपने एग्री कर लिया। अब बताओ, वो जो 50 लाख रुपए आपने दिए हैं, वो जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन आपसे 50 लाख रुपए लिए हैं, इट इज फॉर अ, now that charitable organization is under an obligation to do something for you.
वॉट एवर इज एग्रीड, हाँ है ना भाई, समझे मेरी बात। यही अगर आपने डोनेशन दिया होता तो इन रिटर्न वो कुछ करने के लिए लायबल नहीं है यार, समझ रहे मेरी बात। तो दिस वाज द क्वेश्चन इन एग्जाम ऑल्सो बेटा, इसका एक सर्कुलर भी खत्म हो गया बेटा कि सर अगर मान लो किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को, किसी स्कूल को, हॉस्पिटल को, किसी को भी आपने, मंदिर मस्जिद जो भी है सर, उसको अगर आपने कोई चैरिटी दिया है विदाउट एनी इंटेंशन, या उसने जो आपसे चैरिटी लिया है उसके बदले में उसने कोई आपको ऑब्लिगेशन नहीं दिया है कि मैं ये करूंगा आपके लिए, तो दैट इज नॉट सप्लाई एट ऑल। हाँ, आपने कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को 10 लाख रुपए डोनेट किए सर, डोनेशन, एक्चुअल डोनेशन था, पर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, जस्ट टू शो देयर ग्रेटिट्यूड, फिलैंथ्रोपिक अपनी इंटेंशन को डिस्प्ले करने के लिए उन्होंने थैंक यू लिखा है। होता ना सर कई बार बेंच होती है, बेंच पे लिख देते हैं इन दी मेमोरी ऑफ श्रीमती ब्ला ब्ला ब्ला, हाँ है ना भाई, क्लियर, इन दी मेमोरी ऑफ श्री भी होता है कई बार बेटा सर, तो सर तो श्री को कोई याद ही नहीं करता है साहब, श्रीमती याद है सर, पॉइंट सो आपने कई बार देखा होगा उसने थैंक यू करने के लिए किसी कमरे के बाहर लिख दिया, होता ना सर, एक वॉल पे लिख दिया आपका नाम या कहीं डिस्प्ले कर दिया आपका नाम, तो जस्ट टू शो देयर ग्रेटिट्यूड, जस्ट टू से यू थैंक यू सर। उन्होंने क्या किया, एक जेस्चर लिखा है वहां पे, इट डजंट मीन कि वो आपको मार्केटिंग सर्विस दे रहा है बेटा, पर यही आपका पर्सनल नाम लिखने की जगह उसने आपके बिजनेस का नाम डिस्प्ले किया होता, कोई आपका साइन बोर्ड लगा दिया होता, तो ऐसे केस में दैट इज अ सप्लाई, क्योंकि वो क्या कर रहा है, मार्केटिंग सर्विस दे रहा है, एक तरह से एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज दे रहा है बच्चा आपको, हाँ है ना भाई, क्लियर, समझे मेरी बात, डन, ओके। सप्लाई शुड बी फॉर अ, सप्लाई शुड बी फॉर अ, प्लीज सर, कंसिडरेशन के लिए काम किया। आप अपने दिल से हमेशा पूछिएगा, इज इट फॉर अ कंसिडरेशन, जो आप काम कर रहे हो क्या है वो कंसिडरेशन के लिए है, अगर यस तो सप्लाई है, वरना सप्लाई नहीं है। एग्जांपल देता मैं आपको और भी, सर मान लो अच्छा से नहीं मान रहे, देखो गलत एग्जांपल दे दूंगा मैं, मान लो, गुड, सप्लाई शुड बी फॉर अ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन के लिए काम किया। सर मान लो आप नीचे क्लासरूम से नीचे गए चाय पीने, और वहां पे कोई आया और उसने आपसे कोई एड्रेस पूछा, आपने उसको एड्रेस बताया, इज इट फॉर अ कंसिडरेशन, आवाज नहीं आ रही, ओए नो। आपके किसी फ्रेंड का फोन आया और उसने बोला जिंदगी के अंदर ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, गर्लफ्रेंड मान नहीं रही है, और मान भी गए तो भी कुछ ना हो पा रहा है जीवन में सर, और आपने उसे को ज्ञान बांट दिया, उसने आपसे एडवाइस मांगी, आपने एडवाइस दे दी, बेचारा अकेला रह गया बेटा सर। पॉइंट मेरा आपसे ये कि सर बताइए, आपने जो फ्री एडवाइस दी, इज इट चार्जेबल टू जीएसटी, आवाज नहीं आ रही, ओए गूगल क्या कर रहा है, आपको फ्री में कई सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा है साहब, क्या वो कोई फीस चार्ज कर रहा है आपसे, नो, ऑल दीज आर नॉट चार्जेबल टू जीएसटी एट ऑल, बट एट द सेम टाइम नाउ यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी, अभी आपके किसी फ्रेंड ने या किसी ने भी आपसे कोई लीगल कंसल्टेंसी ली है, कोई आपसे ओपिनियन ली है, कोई काम करवाया है, और उसके लिए आपने फीस चार्ज किया उससे, अब बताओ सप्लाई है कि नहीं सर, आवाज नहीं आ रही, ओए सप्लाई है कि नहीं सर, बिल्कुल है, इट इज फॉर अ कंसिडरेशन। आपने इनवॉइस लिखा अपने दोस्तों, कितने का, 10 लाख रुपए प्लस जीएसटी का बेटा, कितने का बेटा बताओ, सप्लाई है कि नहीं सर, एग्रीमेंट लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, आपने बिल लिखा है, इट मींस इट इज फॉर अ सप्लाई है। और दोस्त तो आपका ही था ना बेटा, वो सर्विसेज ली, भाग गया बेटा, बाद में बेड डेप्ट कर लिया साहब, बताओ अब बताओ सप्लाई है कि नहीं सर, समझिए मेरा क्वेश्चन। आप आपसे उसने कंसल्टेंसी ली, आपने उसको कंसल्टेंसी दिया, आपने उसको बिल रेज किया, उसके बाद फोन उठाना बंद कर दिया उसने, मैं तो सप्लाई की पूछ रहा हूं आपसे बेटा, और कुछ नहीं पूछ रहा, मैं तो सप्लाई बढ़ा रहा हूं आपसे, बताओ सप्लाई है कि नहीं सर, सप्लाई है कि नहीं सर, इज इट फॉर अ कंसिडरेशन और नॉट, यस, बात खत्म, एक्सीलेंट आंसर। और खास बात जीएसटी भी लगेगा, मम्मी से लोन लेके टैक्स पे करना पड़ेगा, पर पे करना पड़ेगा भाई साहब, क्योंकि इट इज फॉर अ कंसिडरेशन, सप्लाई के स्कोप में आ गया, पैसा आए ना आए वी डोंट केयर, सप्लाई वाज फॉर, चलो आपने मान लो कोई बहुत जोरदार काम किया सर, शानदार, और खुश होके पापा ने आपको 10 लाख रुपए दे दिए बेटा, खुश होके पापा ने गिफ्ट दिया आपके अकाउंट के अंदर, कितना, 10 लाख रुपए, आप सीए बन गए, मजा, माहौल जबरदस्त शानदार हो रहा है बेटा, क्लियर, पापा ने बोला ले बेटा 10 लाख रुपए, मजे कर जीवन में,
पिछले पिछले 4 साल में तुमने कुछ नहीं किया, जा। अरे समझ रहे हो मेरी बात बेटा, सीए कर रहे मतलब तपस्या कर रहे बेटा, आप सीए बन गए, पापा ने 10 लाख रुपए दिए, जा मजे कर ले जीवन में। अब बताओ, अच्छा आप प्लीज उस 10 लाख के बाद वाले इवेंट में मत इमेजिन करिए बेटा अभी मेरा पॉइंट आपसे ये कि बताओ 10 लाख रुपए जो दिए पापा ने, सप्लाई है कि नहीं सर? सप्लाई नहीं है, क्योंकि इट इज नॉट अ कंसिडरेशन फॉर एनी एक्टिविटी यार। अच्छा पापा को आपने एडवाइस दी, पापा खुश हो गए और 10 लाख रुपए गिफ्ट दिया, वो भी सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि योर इंटेंशन वाज नॉट टू अर्न द कंसिडरेशन। हाँ, आपने पापा की फर्म का ऑडिट किया, लीगल एडवाइस दी, आपने बिल रेज किया, एग्रीमेंट लिखा, कॉन्ट्रैक्ट लिखा, अब सर बताइए सप्लाई है कि नहीं सर? सप्लाई है। अब पापा ने पैसे देने से मना कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर सप्लाई तो है ही। यू गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर? सो ऑलवेज यू नीड टू डिटरमाइन intention. Is it for a consideration or not? Supply is for a consideration or not? ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा। If it is for a consideration, ये सप्लाई है, और सप्लाई है तो जीएसटी लगेगा। अच्छा चलिए आप मुझे बताओ, आपने कोई हॉल या कोई रूम किराए पे लिया, रेंट पे लिया सर, उसका रेंट है ₹1 लाख पर मंथ, बताओ सप्लाई है कि नहीं सर? अच्छा आपका आंसर गलत होगा, मैं सही करूंगा, मेरी जिम्मेदारी सर, पर आपका आंसर आना चाहिए, दैट्स व्हाट इज रिक्वायर्ड। सही गलत आप छोड़ दो सर, कौन क्या सोचेगा, वी डोंट केयर। समझे? आप और मैं केवल 2 जने बैठे क्लास के अंदर, बस आप आंसर दो मस्त होके, सही करना होगा मेरा काम है। ओके, यू डोंट वरी, आप डोंट हेजिटेट, मस्त होके बात करो सर आप, और कोई जज नहीं करेगा आपको, कोई जज कर भी नहीं सकता आपको सर। ओके, आप तो आपका आंसर दो, सही होगा बहुत अच्छी बात है, गलत होगा तो मैं आपको सही कर दूंगा सर, और अच्छा है ना यार। कोई आंसर अगर आपका यहाँ गलत हुआ है और उसको मैंने सही किया है, भाई एक्चुअली आए यहाँ पे इसलिए तो है हम, समझे? सो आप मस्त होके बात करिए, मस्त होके एग्जांपल के आंसर दीजिए, और पढ़ते पढ़ते मजे करते करते पढ़ाई हो जाएगी सर हमारी। आप मुझे बताइए सर, सप्लाई इंटेंट टू अर्न द कंसिडरेशन होना चाहिए बेटा, हाँ है ना भाई? सर सप्लाई है कि नहीं सर? सर आपको समझ में आ रहा है बच्चों? आवाज नहीं आ रही हुए? पक्का? योर इंटेंशन शुड बी टू अर्न द कंसिडरेशन। आपने एग्रीमेंट लिखा है, आपने कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, आपने बिल लिखा है, सप्लाई किया, मतलब सप्लाई के स्कोप में आएगा, क्योंकि इट इज फॉर अ कंसिडरेशन। केवल बैंक अकाउंट देख के आप डिफाइन नहीं कर सकते कि सप्लाई है कि नहीं सर, क्योंकि बैंक में पैसा आया है, हो सकता गिफ्ट है, हो सकता डोनेशन है, हो सकता है वो कंसिडरेशन नहीं है, हो सकता है सप्लाई हुआ है, फॉर अ कंसिडरेशन हुआ है, पर बैंक में पैसा आया ही नहीं, बेड डेप्ट हो गया सर, हाँ है ना? तो भी सप्लाई तो है ना यार बेटा यार। इसलिए केवल बैंक अकाउंट देख के आप डिफाइन नहीं कर सकते कितना जीएसटी लगेगा, कितना जीएसटी नहीं लगेगा। ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शन आपको डिफाइन करना पड़ेगा, कौन सा सप्लाई के स्कोप में आएगा, कौन सा सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा। आई होप यू आर गेटिंग द एंटायर पॉइंट बच्चा। अरे क्लियर? यस बोलिए सर। मैंने देखो फादर का एग्जांपल जो लिया ना, वो तो ऐसे ही लिया बेटा, कोई भी इंसान हो सकता है। अगर आपने कोई सप्लाई किया है फॉर अ कंसिडरेशन, सुन आंसर इसी लाइन में छुपा हुआ था आपका, अगर आपने फॉर अ कंसिडरेशन कोई सप्लाई किया है, अब भले ही पैसा आए या ना आए वो सप्लाई होगा। सेकंड थिंग, आपने कोई कंसिडरेशन के लिए सप्लाई किया ही नहीं था, उसने गिफ्ट दिया है, डोनेशन दिया है, वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा, कुछ भी हो जाए बच्चों। आपने आईपीएल के मैच में सेंचुरी मार दी, आपको गिफ्ट मिला है, अवार्ड मिला है, दैट इज नॉट सप्लाई एट ऑल। पर आईपीएल मैच खेलने के लिए पर मैच आपने 10 करोड़ रुपए चार्ज किए, है ना? पर मैच आपने 10 लाख रुपए चार्ज किए, वो सप्लाई के स्कोप में आएगा, क्योंकि आपने खेलने के पैसे लिए बेटा। यू गेटिंग माय पॉइंट? अरे एग्जांपल मजा आया कि नहीं आया? अरे सर आपने आईपीएल का मैच खेलने के लिए फीस चार्ज करी यार अपनी फ्रेंचाइजी से, पर मैच में इतना पैसा लूंगा, वो सप्लाई के स्कोप में आएगा। आपने सेंचुरी मार दी, ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, आपको अवार्ड दिया, 5 लाख रुपए का आपको गिफ्ट दिया, दैट इज नॉट सप्लाई एट ऑल, हाँ है ना? दैट इज वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम देयर साइड बेटा, दैट इज नॉट अ कंसिडरेशन। आपने फीस लिए काम नहीं किया था सर, वो तो आपने अच्छा परफॉर्म किया, उन्होंने गिफ्ट दिया आपको, दैट इज नॉट सप्लाई एट ऑल। पर जो कॉन्ट्रेक्चुअल अमाउंट होता है, पर मैच जो फीस मिलती है, वो सप्लाई के स्कोप में आती है। शायद मेरी बात पहुंच गई आप तक? पक्का? डन। हमेशा ध्यान रखना, आपके सामने कोई भी सिचुएशन आ जाए, उसको प्रैक्टिकली इमेजिन करिए, आप खुद को लेके देखिए, क्या इज इट फॉर अ कंसिडरेशन? आपका दिल कहते हाँ है, लगा देना जीएसटी सर,
ओके चलिए, तो सप्लाई इंक्लूड्स, क्या पढ़ा सर हम? आवाज सबकी नहीं रही, क्या है सर? सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई. सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज सेल, exchange, barter, transfer, lease, license, rental or disposal of what? Goods or services or both. When such supplies are made or agreed to be made by a person for a, बस यही तक बात करी हमने. मान लो दीपिका पादुकोण ने अपने घर की ज्वेलरी बेच दी बेटा फॉर रुपीज 7 CR, 7 करोड़ में. बेटा बताओ सप्लाई है कि नहीं सर? अच्छा, दीपिका पादुकोण पर्सन है, बोल चलो हाँ. अरे फील नहीं करना है केवल सर. पर्सन है, उसने गुड्स बेचा है बेटा. आवाज नहीं आ रही, क्या बेचा है सर? गुड्स फॉर अ, गुड्स बेचा है फॉर अ, हाँ जी, हाँ मालिक. यहां तक तो समझ में आ रहा है बेटा, यहां तक तो सप्लाई के स्कोप में दिख रहा है. पर आगे वाली लाइन क्या बोलती है? इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. क्या ज्वेलरी बेचना उनका बिजनेस है? क्या ज्वेलरी बेचना उनका बिजनेस का असेट है बेटा? बिजनेस का असेट बेचे क्या उन्होंने? नहीं. बिजनेस का असेट बेचना भी बिजनेस के स्कोप में आता है बच्चों. हाँ है ना भाई? ये बिजनेस के स्कोप में नहीं आ रहा, इसलिए सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा, अदरवाइज सप्लाई के स्कोप में आता. और यही अगर ज्वेलरी का शोरूम वाला ज्वेलरी बेचता तो? आवाज नहीं आ रही हुई, आता. सेकंड थिंग, अगर मान लो मैंने अपने बिजनेस के एसेट बेच दिए बेटा. क्या बेच दिए मैंने? अपने बिजनेस के एसेट्स. अगर मैंने अपने बिजनेस के एसेट्स बेच दी, वो भी सप्लाई के स्कोप में आएंगे, और सप्लाई के स्कोप में आएंगे तो जीएसटी लगेगा. क्लियर? जैसे प्रोजेक्टर है बेटा, ये प्रोजेक्टर मैंने अपना बिजनेस का एसेट है, बुक्स ऑफ अकाउंट में प्रोजेक्टर है मेरे पास, और मैंने प्रोजेक्टर बेच दिया. ऑल्दो प्रोजेक्टर बेचना इज नॉट माय बिजनेस, पर मैंने बिजनेस का एसेट बेचना बेटा. बिजनेस का एसेट बेचना भी क्या कहलाता है? बिजनेस की डेफिनेशन के स्कोप में आता है, और ये सप्लाई के स्कोप में आएगा, और सप्लाई के स्कोप में आएगा मतलब जीएसटी लगेगा. हाँ है ना सर? डन. चलिए, दीपिका पादुकोण ने अपने घर की पुरानी ज्वेलरी बेची थी बेटा, वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा. पर दीपिका पादुकोण ने ज्वेलरी बना के बेचा होता तो? समझना बात को ध्यान से. उसने ज्वेलरी बना के बेचा है तो सप्लाई के स्कोप में आएगा. भले वो एक्ट्रेस है, उसका ज्वेलरी का बहुत बड़ा लंबा चौड़ा बिजनेस नहीं है, वो आउट ऑफ वोकेशन, आउट ऑफ प्रोफेशन, आउट ऑफ उसको मजा आता है, उसका पैशन है, वो ज्वेलरी बना के बेच देती है साल में 2 बार. हाँ है ना? तो सर ये भी बिजनेस के स्कोप में आता है. भले आपके पास वॉल्यूम हो या ना हो, फ्रीक्वेंसी हो या ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है. ओके, समझे मेरी बात? देखो, घर की पुरानी पेंटिंग बेची आपने, घर की पुरानी, वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा. पर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, प्रैक्टिसिंग सीए हो, आप कंसल्टेंसी देते हो, सप्लाई के स्कोप में आता है. पर सर साल में कभी कभी जब आपको अच्छा मूड होता है, आप पेंटिंग बनाते हो बेटा, मजनू भाई हो बेटा. और सर पेंटिंग बना के आप क्या करते थे बेटा? बेच देते हो, और कोई खरीद भी देता है. खास बात ये है. अब पॉइंट ये है मेरा आपसे कि सर आपने पेंटिंग बना के बेचा है ना बेटा, ऑल्दो यू आर अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट बेटा, वो भी पेंटिंग जो आपने बेची है बना के, वो सप्लाई के स्कोप में आएगी, वो बिजनेस के स्कोप में आएगी, और उस पर जीएसटी लगेगा. ऑल्दो साल में 2 बार ही पेंटिंग बनाते हो बेटा आप, केवल 2 पेंटिंग, तो भी सप्लाई के स्कोप में आएगा. ठीक है? क्लियर? तो आपको हर ट्रांजेक्शन को सोचना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा, इन दी कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में वो पुट हो रहा है कि नहीं हो रहा है. यही अपने घर की पुरानी पेंटिंग बेच दी होती है, वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आती. क्लियर? तो देयर मस्ट बी अ डायरेक्ट लिंकेज बिटवीन सप्लाई एंड कंसिडरेशन, एंड शुड नॉट बी एनी कैजुअल लिंक. देयर शुड बी डायरेक्ट नेक्सस बिटवीन एक्टिविटी एंड कंसिडरेशन. तो सप्लाई के स्कोप में आएगा, वरना सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा. क्लियर है सर? पक्का? डन. दिल से पूछने का क्या, मैंने काम क्यों किया है? फॉर अ कंसिडरेशन. बात खत्म. सप्लाई के स्कोप में आएगा, बट इट शुड बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. क्लियर है मालिक? डन. ये था आपका क्या, सेक्शन नंबर 7, सब सेक्शन 1, क्लोज नंबर ए, जिसके अंदर मोर और लेस बात करें 90, 95, 99% ट्रांजेक्शन सारे इसमें कवर हो जाएंगे बच्चा.
अब आगे के जो पॉइंट पढ़ेंगे हम, वो तो केवल क्या है, कुछ एडिशनल पॉइंट्स है जो सप्लाई के स्कोप में इंक्लूड करने थे, इसलिए इंक्लूड किए गवर्नमेंट ने। ओके, देखिए ध्यान से, सप्लाई इंक्लूड्स, क्या पढ़ा सर हम? क्लोज नंबर ए बोलता है मालिक क्या, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज सेल, एक्सचेंज, बार्टर, ट्रांसफर, लीज, लाइसेंस, रेंटल और डिस्पोजल ऑफ व्हाट, goods or services or both, when such supplies are made or agreed to be made by a person for a in the course or furtherance of his business। बोला ना आपने सर, बोला ना अभी आपने, क्या मैंने याद कराया आपको? याद हो गया ना सर? बोला था ना प्यार किया नहीं जाता, प्यार, यस, गुड। तो सप्लाई शुड बी फॉर अ, सप्लाई शुड बी फॉर अ कंसीडरेशन प्लस इट शुड बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। डिटेल में मैंने आगे लिख दिया बेटा। ओके बच्चों ध्यान देना, हर प्रोविजन को प्रैक्टिकली समझना और पढ़ना बहुत जरूरी है, और वो अगर आपने कर लिया, सक्सेस विल बी योर्स। आने दो, जो क्वेश्चन आने दो, हो जाएगा आपसे, आराम से होगा, अपने आप होएगा। ठीक है, आप ध्यान देना, कोई भी क्वेश्चन बनेगा, कोई भी केस आपके सामने आएगा, आपको प्रोविजन अप्लाई करना आना चाहिए, दैट्स इट। गलती क्या होती है बहुत सारे बच्चों से, प्रोविजन अप्लाई करना ही नहीं सोचते यार, बस याद कर लिया डेफिनेशन। याद करने से क्या होगा सर? क्या एग्जाम में आएगा राइट डाउन सेक्शन नंबर 7? कभी ऐसा आएगा कि आप सोचे फाइनल लेवल पे आके सर, कभी आएगा क्या, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, टेक्स प्लानिंग, वो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग, या बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हैं क्या हम? समझ रहे हो मेरी बात बच्चों आप? सो प्लीज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रैक्टिकलिटी ऑफ द सब्जेक्ट। एंड आपने भी सुना होगा, देखा होगा, अभी इंस्टीट्यूट जो है वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड क्वेश्चंस पूछता है। तो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड मतलब न्यूमेरिकल नहीं होता मेरे भाई, समझे मेरी बात? जो हम एग्जांपल से बात करें वही प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, और डे 1 से हम ऐसे ही पढ़ते हैं सर, ऐसा नहीं कि अभी, समझे? चलिए सर, मेरे एग्जांपल ये घिसी पिटे सर्विस टैक्स के टाइम से चल रहे हैं सर, 2010 से, सेम एग्जांपल्स, क्लियर, सेम कंसिडरेशन था, सेम इन दी कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस था, सब कुछ सेम है सर। ठीक है, उसको थोड़ा मॉडर्नाइजेशन दे देता हूं मैं बस। पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर? पॉइंट इज दैट 100% इट शुड बी प्रैक्टिकल ओरिएंटेड। ठीक है, आपका माइंड इतना अच्छा ओपन हो जाना चाहिए कि यू शुड बी एबल टू एनालाइज द सिचुएशन एंड अप्लाई द लॉ, दैट्स इट। वो करना सीख लिया, काम हो गया बेटा। एंड एक बात और, मैं हर बार बोलता हूँ, शायद आपने कई बार सुना भी होगा मेरे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, कहीं भी यूट्यूब वगैरह पे, मैं हमेशा कहता हूँ, हर बच्चे को कहता हूँ, आप केवल पास होने के लिए ना पढ़े, आप सीए बनने के लिए पढ़े, आप सीए में बनने के लिए पढ़े, जो प्रोफेशनल कोर्स आप कर रहे हो वो बनने के लिए आप पढ़े। आप सीए कर रहे हो, आप हर वो प्रोविजन जो आज पढ़ रहे हो, उस प्रोविजन के आप सीए बन जाने चाहिए, दैट्स इट। उस प्रोविजन के अगर आप सीए बन गए, सीए डिग्री दूर नहीं फिर आपसे, क्लियर? दिस शुड बी क्लियर इंटेंशन इन योर माइंड। आप ध्यान देना, जिस दिन आप पूरा सब्जेक्ट खत्म कर देंगे, जिस दिन आप पूरा सिलेबस पूरा कर देंगे, उस दिन सीए नहीं बनेंगे आप, क्लियर? आप रोज सीए बनेंगे, तब जाके एक दिन अपना आप डिग्री आपके पास आएगी बच्चों। ओके, और मैं उसी इंटेंशन से आपको पढ़ाऊंगा, और आपको भी उसी इंटेंशन से पढ़ना है, मजा आ जाएगा आपको, गारंटी मेरी सर आपसे। ओके, आइए क्लोज नंबर डबल ए पढ़ते हैं हम सर। एओपी बीवाई क्या सर? और उसके मेंबर्स क्या है मालिक? ये आपस में क्या है? सेपरेट पर्सन से। अब सुनिए, सुनिए ध्यान से, जैसे हम सबने मिलकर ग्रुप बना दिया, फ्रेंड्स क्लब, कोई सोसाइटी बना दी, रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी बेटा, होता ना क्लब, सोसाइटीज, इसके मेंबर्स होते हैं, मेंबरशिप फी पे करते हैं हम लोग बेटा। क्लब उसके अगेंस्ट में क्या करता है? हमको कई सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, टाइम टू टाइम मीटिंग अरेंज करता है, हमारे लिए कॉमन वेलफेयर के लिए बहुत सारे काम करता है बच्चों। तो क्लब इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू मेंबर्स for which members are paying a membership fee, या whatever the charges it may be. So अगर कंसिडरेशन चार्ज किया है, क्या चार्ज किया बेटा? तो यस, क्लब ने मेंबर को सर्विसेज दी है। या कभी मान लो मेंबर ने क्या किया, क्लब को बोला कि साहब आपकी अकाउंटिंग करनी है, आपका मैनेजमेंट करना है, वो हम संभाल लेंगे। दो मेंबर ने बोला कि पूरे क्लब की अकाउंटिंग हम देख लेंगे, मैनेजमेंट हम देख लेंगे, उसके लिए हम 10,000 रुपये पर मंथ चार्ज करेंगे सर, होता ना सर ऐसा? तो मेंबर आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू क्लब, तो दे आर टू डिफरेंट पर्सन, दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन, सप्लाई के स्कोप में आएगा। अच्छा, ये मैंने सर्विसेज के एग्जांपल दिए, गुड्स के एग्जांपल भी हो सकते हैं सर। क्लब ने मेंबर्स को सस्ते में गुड्स बेचे बेटा, प्रॉफिट मार्जिन कम करके, क्योंकि अपने मेंबर है सर, तो गुड्स बेचना है यार, फॉर अ कंसिडरेशन, सप्लाई के स्कोप में आएगा। या मेंबर ने क्लब को गुड्स सप्लाई किया, सप्लाई के स्कोप में आएगा। अच्छा, दो मेंबर ने आपस में ट्रांजेक्शन किया, सप्लाई के स्कोप में आएगा। कोई तकलीफ है क्या यार?
तो एक्चुअली क्या था बच्चों, सर्विस टैक्स के टाइम से झगड़ा चल रहा था सर, डिस्प्यूट था मालिक। और डिस्प्यूट में ये लिखा था, क्या डिस्प्यूट था कि क्लब जब मेंबर को सर्विसेज देता है तो मेंबर क्या बोलते हैं, क्लब कौन, हम ही तो है, मेंबर कौन, हम ही तो है, हम खुद ही खुद को पैसा दे रहे हैं, खुद ही खुद को सर्विस दे रहे हैं, तो इट इज कॉल्ड सेल्फ सर्विस। और सेल्फ सर्विस पे जीएसटी सर्विस टैक्स नहीं लगना चाहिए। और कई सारे कोर्ट्स ने, कई सारे ट्रिब्यूनल ने जजमेंट भी दिए हुए थे सर इस पे, झगड़े बहुत पुराने टाइम के थे। तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, साफ साफ बोल दिया दिमाग खराब मत करना मंगल। और सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 जो सप्लाई की डेफिनेशन है ना सर, डेफिनेशन, उसके क्लोज नंबर डबल बी में, डबल ए के फॉर्म में इसको इंसर्ट कर दिया और बोल दिया क्या, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन एनी ऑफ द एक्ट या एनी ऑफ द जजमेंट, डिक्री, ऑर्डर, किसमें कुछ भी लिखा, वी डोंट केयर, अनइनकॉर्पोरेट एओपी बीवाई और उसके मेंबर्स दो सेपरेट पर्सन कहलाएंगे। और इन्होंने अगर आपस में ट्रांजैक्शंस किए फॉर अ कंसिडरेशन तो सप्लाई के स्कोप में आएंगे। दिमाग खराब मत करना। कोई टफ बात, कोई खास बात, पक्का, डन। चलिए एक और एग्जांपल में देता हूं आपको। सरकार माहौल गुड, विवेक, ओके सर। एक और चीज समझना है बच्चों, मान लो कोई एओपी हो गया, एओपी मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्संस, बीओआई मतलब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, या कोई भी क्लब का नाम ले लो सर आप, या कोई भी जेवी जॉइंट वेंचर हो गया, है ना। इन सब का फुल फॉर्म अगर आपको बुक में मिल जाएगा बच्चों, है ना। आप तो यहाँ केवल ध्यान दीजिए, टॉपिक को समझिए दिल से। घर जाके बुक को केवल रीड करने का है, याद नहीं करने का है। मैं वापस ये कह रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं और कोशिश करते हैं लैंग्वेज याद करते हैं। लैंग्वेज याद नहीं करना है यार, बुक का लैंग्वेज बिल्कुल भी याद नहीं करना है, ठीक है। आपको ट्रांजेक्शन समझना है और आपको उसको अप्लाई करने का है। हाँ, कंसिडरेशन तो कंसिडरेशन ही बोलेंगे ना यार, समझे मेरी बात। वो वर्ड्स का आपको ध्यान रखने का है, बाकी लैंग्वेज आप अपनी फ्रेम करिए, बहुत अच्छा आंसर मिलेगा और बहुत अच्छा आंसर आप लिख के आएंगे और बहुत अच्छा स्कोर भी आपको मिलेगा बच्चों। ओके प्लीज सर। एओपी बीओआई या कोई क्लब या मेंबर या कोई जेवी जॉइंट वेंचर अपने मेंबर से जब कंट्रीब्यूशन मंगाता है, कंट्रीब्यूशन मतलब कैश कलेक्शन बेटा, हाँ है ना भाई, उसको बोलते हैं क्या, कैश कॉल। क्या बोलते हैं सर उसको, कैश कॉल। की क्लब ने पैसे मंगाया है साहब। अब कैश कॉल जो ना बेटा दो तरह के होते हैं बच्चों। एक तो रेवेन्यू नेचर होता है, मतलब खर्चा जैसा, मेंबरशिप फी एग्जांपल। एग्जांपल क्या है, मेंबरशिप फी। और एक होता है कैपिटल कंट्रीब्यूशन सर। एग्जांपल देता बेटा मैं, जैसे क्लब ने मेंबर से मेंबरशिप फी मांगी तो दैट कैश कॉल इज इन द नेचर ऑफ रेवेन्यू, हाँ है ना। वो इनकम है क्लब के लिए, आपके लिए खर्चा है बेटा एक तरह से, हाँ है ना भाई। दैट इज अ फीस फॉर ट्रांजेक्शंस। वो कोई गुड्स और सर्विस सप्लाई करा, उसके लिए फीस मांगा है, दैट इज चार्जेबल टू जीएसटी। इस पे जीएसटी लगेगा, कोई डाउट मेरे को भी नहीं है। पर सर अब हम सब ने मिलकर सोचा कुछ बड़ा करते हैं, आज कुछ तूफान ही करते हैं। हम सब ने बोला कि ये मेंबरशिप वगैरह पे करते हो तो ठीक है, कुछ बड़ा काम करते हैं। और हम सब ने सोचा एक काम करते, मुंबई के अंदर बेंड्रा में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेके आते हैं रेजिडेंशियल। एक एक मेंबर 5-5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगा, बड़ा फंड कलेक्ट हो जाएगा हम सबका, एक बड़ा प्रोजेक्ट लेके आएंगे और बड़ा प्रोजेक्ट लेके आएंगे और उसको फिर हम अच्छा चलाएंगे, जो भी प्रॉफिट होगा आपस में बांट लेंगे बेटा। ये होता है ना यार, जेवी वगैरह में क्या होता है, ज्वाइंट वेंचर वगैरह में यही तो होता है बच्चों। तो सर अब ये जो 5 करोड़ रुपए आपने दिए हैं, आप खुद बताइए ये आपका इन्वेस्टमेंट है कि आपका एक्सपेंस है। ये 5 करोड़ रुपए जो बिजनेस में आपने इन्वेस्ट किए, बड़ा प्रोजेक्ट लेके आ रही है, इन्वेस्टमेंट है कि खर्चा है आपका। तो क्या ये सर्विस फी है क्या, कोई क्लब आपको सर्विस दे रहा है क्या। तो व्हेनेवर कैश कॉल्स आर इन द नेचर ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन, देन
इट इज नॉट चार्जेबल टू जीएसटी, ये सप्लाई नहीं है, इस पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा, इट्स अ प्योर ट्रांजेक्शन इन मनी। प्योर ट्रांजेक्शन इन मनी, ये केवल मनी दिया है आपने, मनी इन्वेस्ट करना इज नॉट सप्लाई एट ऑल। हाँ है ना भाई, क्लियर, इस पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। जैसे आपने बैंक में एफडी कराया तो क्या कोई फीस दिया गया बैंक को? दैट्स एन इन्वेस्टमेंट बेटा, क्लियर, दैट इज नॉट सप्लाई एट ऑल, दैट्स अ प्योर ट्रांजेक्शन इन मनी, इट इज नॉट चार्जेबल टू जीएसटी एट ऑल। यस या नो? पक्का? ओके चलिए सर। सो सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन नंबर 1 सप्लाई इंक्लूड्स क्लोज नंबर डबल ए हम पढ़ रहे हैं। डबल ए ने बोला क्या कि सर एओपी बीवाई जॉइंट वेंचर या कोई भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट, कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट और उसके मेंबर्स ने अगर आपस में ट्रांजैक्शन किया है फॉर अ कंसिडरेशन, भले वो डेफर्ड पेमेंट हो, भले वो कैश में हो या भले वो काइंड में कंसिडरेशन हो, ये सब सप्लाई के स्कोप में आते हैं और उस पर जीएसटी लगेगा बच्चों। क्लियर? डन। और एक सर्कुलर था कैश कॉल को लेके, जो रेवेन्यू नेचर का खर्चा होता है, मेंबरशिप फी वगैरह, उस पर जीएसटी लगेगा, पर कैपिटल कंट्रीब्यूशन करे तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि वो प्योर ट्रांजेक्शन इन मनी है। ओके, ये सर्कुलर भी मैंने साथ साथ आपको पढ़ा दिया। हाँ है ना भाई? चलो, सप्लाई इंक्लूड्स क्या चल रहा है बेटा? अरे चल क्या रहा है? सप्लाई। सप्लाई में क्या चल रहा है? सप्लाई इंक्लूड्स क्लोज नंबर बी। क्लोज नंबर बी सुनिएगा ध्यान से। अगर आपने कोई सर्विसेज इंपोर्ट करी है, सुनना, क्लोज में बी बोलता है क्या? इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मतलब बिजनेस के लिए हो या ना हो, अगर आपने सर्विसेज इंपोर्ट करी फॉर अ, वापस बोलना, अगर आपने सर्विसेज इंपोर्ट करी है फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, वो सप्लाई के स्कोप में आएगा, और सप्लाई के स्कोप में आएगा मतलब जीएसटी लगेगा। एग्जांपल दूं? एग्जांपल दूं? गूगल पे आपने कुछ सर्च किया, सॉरी क्या बोला मालिक? गूगल पे आपने सर्च किया, क्या गूगल सर्च के लिए गूगल ने कोई आपसे चार्जेस लिए? गूगल तो आउट ऑफ इंडिया ना बेटा, उससे आपने सर्विसेज ली एकदम, तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस तो हो गया। इज इट फॉर अ कंसिडरेशन? इज इट फॉर अ कंसिडरेशन? नो। इफ इट इज नॉट फॉर अ कंसिडरेशन, नो सप्लाई एट ऑल और जीएसटी नहीं लगेगा। सेकंड, मान लो, आवाज नहीं आ रही हुई सर, क्या नाम? हाँ करण, ओके, वो करण अर्जुन वाला ना, वही ना? वो नहीं पर नाम तो वही है ना? हाँ, तो एक करण तो मिल गया बेटा, अर्जुन को है इधर। ओके, तो करण तो आ गया बेटा, अर्जुन आने वाला बेटा अभी। सर मान लो करण भाई ने क्या किया पता है? ऑनलाइन किसी वेबसाइट से कोई वीडियो सब्सक्राइब की बेटा, और खास बात पेड सब्सक्रिप्शन था बेटा, फ्री वाला तो सप्लाई नहीं है सर, आपने पेड सब्सक्रिप्शन लिया है सर, ऑनलाइन वीडियो सब्सक्राइब किया आपने सर। कहां से? आउट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से बेटा, आउट ऑफ इंडिया, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ, क्या बिजनेस के लिए सर्विसेज थी? नहीं। तो सर वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस सप्लाई के स्कोप में आएगा, और सप्लाई के स्कोप में आएगा क्या लगे जाएगा बच्चा? जीएसटी। क्लियर? netflix.com इज द एग्जांपल बेटा, ठीक है? तो सर अगर आपने कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से इस तरह से ऑनलाइन न्यूज सब्सक्राइब करी, आपने कोई, आपने ई न्यूज़पेपर्स हो गए, ई सब्सक्रिप्शन हो गया आपका, जिसमें मूवीज हो गई, बुक्स हो गया, कोई भी कंटेंट हो गया जिसको आपने सब्सक्राइब किया, जिसके लिए आपने पे किया है फॉर अ कंसिडरेशन है, भले आपके बिजनेस के लिए हो या ना हो, दैट विल बी सप्लाई। सप्लाई है तो उस पर जीएसटी लगेगा। क्लियर? डन। कोई खास बात? चलिए, तो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज क्या बोला बच्चों? फॉर अ वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस इज सप्लाई। अच्छा एक चीज बताइए मेरे को, जब हमने क्लोज नंबर ए पढ़ा था,
क्लोज नंबर ए, वहां क्या पढ़ा था? ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, बट इट शुड बी फॉर अ consideration, plus it should be in the course or furtherance of business. It should be in the course or furtherance of business, plus it should be for a consideration. Clause number B बोलता है क्या? Import of services. क्या बोला सर? Import of services for a consideration, भले बिजनेस के लिए हो या ना हो. हाँ है ना भाई? पता है क्लोज नंबर सी क्या बोलता है? कोई बात नहीं, कंसिडरेशन भी नहीं है. क्या नहीं है सर? देखो क्लोज नंबर ए में कंसिडरेशन था, क्लोज नंबर बी में भी क्या था? कंसिडरेशन था. क्लोज नंबर डबल है तो एओपी बी के लिए केवल क्लेरिफिकेशन था, वो तो कंसिडरेशन में है ही है बेटा. हाँ है ना भाई? क्लोज नंबर सी क्या बोलता है? कोई बात नहीं, अगर कंसिडरेशन नहीं भी है तो भी क्या होगा? सप्लाई होगा. अगर वो ट्रांजेक्शन कहां कवर है सर? शेड्यूल नंबर 1. ट्रांजेक्शंस विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई के स्कोप में आएंगे, और सप्लाई के स्कोप में आएंगे तो क्या लग गया बेटा? जीएसटी. अब अपने को क्या पढ़ने का है? शेड्यूल 1 में कौन कौन से ट्रांजेक्शंस कवर है देखेंगे. अभी आवाज नहीं आ रही सबकी? पक्का मालिक? अच्छा, समझ में आ रहा सब कुछ? ओके. सेक्शन नंबर 7 देखिए, ड्राफ्टिंग समझे बच्चे. सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 बोलता है सप्लाई इंक्लूड्स क्लोज ए, इट शुड बी फॉर अ कंसिडरेशन प्लस इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. क्लोज नंबर बी, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन, भले बिजनेस के लिए हो या ना हो. क्लोज नंबर सी, कोई बात नहीं, अगर कंसिडरेशन भी नहीं है तो भी सप्लाई होगा. अगर ये ट्रांजेक्शन कहां कवर है? शेड्यूल नंबर 1 में कवर है. और 8 प्रेजेंट देयर आर 4 पेराज. 8 प्रेजेंट देयर आर 4 पेराज विच आर कवर्ड अंडर शेड्यूल नंबर 1. और वो चारों पेरा क्या कहलाएंगे? सप्लाई कहलाएंगे. वो चारों पेरा सप्लाई के स्कोप में आएंगे, और सप्लाई के स्कोप में आएंगे क्या लगेंगे? जीएसटी लगेगा. ऑल दोज आर विदाउट कंसिडरेशन. आइए बात करते हैं किसके रिगार्डिंग? वो चारों पेरा में क्या लिखा है. फर्स्ट, ध्यान दे मंगेश भैया. फर्स्ट, परमानेंट ट्रांसफर. क्या बोला सर? और डिस्पोजल ऑफ द असेट्स ऑफ द बिजनेस. अच्छा, लैंग्वेज पे इतना अच्छा कमांड रखेंगे ना हम, तो बाकी तो सब एग्जाम्पल्स है ना यार मेरे. यार मैं तो एग्जाम्पल दूंगा समझाने के लिए, पर अल्टीमेटली समझा क्या रहा हूं? वो लाइन तो समझा रहा हूं मैं आपको. ठीक है, लॉ में भी वही लाइन लिखा है. उसको एक्सप्लेन करने के लिए एनालिसिस दे रखे, एनालिटिकल पॉइंट दे रखे, एग्जांपल दे रखे, सब दे रखे. पर अगर आपने मेन प्रोविजन को बहुत शिद्दत से अगर पढ़ लिया ध्यान से, तो एग्जांपल से बहुत अच्छे से आपको क्लैरिटी आ जाएगी सर. आइए सर, शेड्यूल 1 पैरा नंबर 1 बोलता है क्या? परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ द असेट्स ऑफ द बिजनेस वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड. क्या बोला? वेयर आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट. अगर आपने कोई एसेट परचेज किया, जैसे आपने अपने बिजनेस के लिए लैपटॉप परचेज किया, आपने अपने बिजनेस के लिए लैपटॉप परचेज किया, उसके परचेज में जीएसटी पे किया, जीएसटी पे करके उसका आपने क्रेडिट ले लिया. गवर्नमेंट ने आपको क्रेडिट अलाउ किया, क्यों किया? आप बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो सर? हाँ है ना मालिक? आपने बिजनेस के लिए यूज किया और बिजनेस के सप्लाईज पे जीएसटी लग रहा है आपके, इसलिए कैपिटल गुड्स जो आपने लैपटॉप परचेज किया उसका क्रेडिट आपको दे दिया. कोई डाउट इसमें आपको? और आपने वो लैपटॉप यूज ही नहीं किया और गर्लफ्रेंड को गिफ्ट कर दिया. अब किसके बिजनेस में काम आ रहा है? मतलब क्या आपके बिजनेस में काम आ रहा है क्या? वो किस में काम आ रहा है छोड़ दो बेटा. आप क्या आपके बिजनेस में काम आ रहा है क्या? आवाज नहीं आ रही. ओए, आपने किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को वो लैपटॉप गिफ्ट कर दिया, डोनेट कर दिया. यू टेल मी, शुड यू बी अलाउड द क्रेडिट? सबकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही सर. शुड इट बी अलाउड बी एज इनपुट टैक्स क्रेडिट? नो. इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया कि ठीक है, अगर कोई एसेट आपने परचेज किया और उसके परचेज पे आपने जीएसटी का आईटीसी लिया और उसको बाद में आपने क्या कर दिया? डिस्पोज ऑफ कर दिया या परमानेंट किसी को ट्रांसफर कर दिया, तो हम उसको सप्लाई मान लेंगे. सप्लाई मान लेंगे मतलब उस पे जैसे ही डोनेट करोगे लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी जीएसटी की, ऑटोमेटिक आपकी आईटीसी क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी. उस लायबिलिटी को पे करने के लिए आप क्या करेंगे? क्रेडिट को यूज करेंगे ना यार. क्लियर? तो ऑटोमेटिक क्या हो गया? आपका क्रेडिट
एक तरह से नलीफाई हो गया। हाँ है ना भाई, दिस इज द इंटेंशन बिहाइंड दिस प्रोविजन। आई रिपीट द पॉइंट, आई होप यू आर गेटिंग द लॉजिक बिहाइंड इट। परमानेंट ट्रांसफर, क्या बोला सर? लॉजिक समझ में आया ना बेटा आपको? पक्का क्लियर है ना बेटा? सर ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में कभी नहीं आएगा राइट डाउन शेड्यूल 1, मैंने तो नहीं देखा सर, और आना भी नहीं चाहिए लॉजिकली, समझे सर? आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द लॉ के क्वेश्चन आएंगे, हर प्रोविजन को शिद्दत से समझिए, लॉजिक क्लियर है तो बहुत मजा आएगा सर आपको। क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं उसी के क्वेश्चन बने हैं, जरूरी नहीं कि जो बुक आप पढ़ रहे हो उसी में से क्वेश्चन आएगा। क्या ऐसा चाहते हो क्या आप बेटा? यार मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी बिजनेसमैन आपके सामने आके खड़ा हो जाए और क्वेश्चन अगर पूछे तो आपको आंसर आना चाहिए बेटा। मैं तो वो तैयारी करा रहा हूं सर आपको, और मेरे को वही तैयारी करानी है आप सबसे बेटा, और वही तैयारी आपको करनी चाहिए एक्चुअली सर, ओके? और वही मेरे को खुद से एक्सपेक्टेशन है अगर मैं आपकी जगह बैठा होता तो सर। क्लियर? चलिए सर मैं हमेशा ये सोचता हूं कि मेरा जो किड है 7 इयर्स का है, उसको किस तरह की एजुकेशन मिलनी चाहिए, वो मैं एजुकेशन देने की कोशिश करता हूं सबके लिए बेटा, कि आपको वो बेस्ट मिलना चाहिए बस, ठीक है? हर चीज, हर लाइन आपके दिल में उतरनी चाहिए सर, आपको याद नहीं करना बच्चों, ओके? आपका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होना चाहिए बच्चों। आइए मान लो, गुड सर, आपने कोई असेट परचेज किया बिजनेस के लिए, जिसके परचेज पे आपने जीएसटी पे करके आपने आईटीसी लिया। आईटीसी क्यों लिया यार? ताकि बिजनेस में काम लोगे ना यार। और आपने क्या कर दिया, थोड़े दिन यूज किया, या हो सकता है यूज नहीं किया, जैसे भी था, आपने थोड़ा टाइम बाद डिस्पोज ऑफ कर दिया, परमानेंट ट्रांसफर कर दिया। शुड यू बी अलाउड द आईटीसी? नो, आईटीसी शुड बी अलाउड। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, एक तरह से आपने आईटीसी लिया, तो जब उसको परमानेंट ट्रांसफर करोगे उसको सप्लाई मान लिया। क्या मान लिया बेटा? सप्लाई मान लेते, क्या हो जाएगा, अपने आप लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी बेटा आपकी, और लायबिलिटी क्रिएट होगी तो उस आईटीसी को आप यूज करोगे सर, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, वो आईटीसी नलीफाई हो जाएगा बच्चों। यस या नो? क्लियर? डन। तो सर परमानेंट ट्रांसफर क्या माना मालिक? और डिस्पोजल ऑफ द एसेट्स ऑफ द बिजनेस वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड। आया मजा? पक्का? चलिए हम क्या पढ़ रहे वैसे? हाँ, शेड्यूल 1। इफ इट इज विदाउट, मान लो उस लैपटॉप के परचेज पर आपने आईटीसी नहीं लिया होता, लैपटॉप परचेज किया बेटा आपने, क्लियर? और उसके परचेज पे कोई जीएसटी का आपने आईटीसी नहीं लिया। अब आप किसी को परमानेंटली डिस्पोज ऑफ करते हो, ट्रांसफर करते हो, क्या सप्लाई के स्कोप में आएगा क्या? विदाउट कंसिडरेशन बेटा। ये आवाज नहीं आ रही हो? क्यों नहीं आएगा? देखो, अगर पहली बात तो आप ये देखिए, सप्लाई में आता कि नहीं आता, सेक्शन नंबर 7 डिफाइन करता है। सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन नंबर 1 क्या बोलता है बच्चों? देखना उधर, सब सेक्शन 1 क्या बोलता है सर? क्लोज नंबर ए, इट शुड बी फॉर अ कंसिडरेशन प्लस इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। कंसिडरेशन तो है ही नहीं सर, यहां पे नहीं आ रहा है। मैं आपको फॉर्मूला सिखा रहा हूं कि कैसे आपका माइंडसेट तैयार होना चाहिए कि सप्लाई के स्कोप में कोई ट्रांजैक्शन आता है कि नहीं आता है। सबसे पहले कहा जाएंगे आप क्लोज नंबर ए में। क्लोज नंबर ए क्या बोलता है? फॉर अ कंसिडरेशन होना चाहिए सर। आपने तो परमानेंट ट्रांसफर किया विदाउट कंसिडरेशन बेटा। क्लोज नंबर डबल ए बोलता है क्या? एओपी बीओए और उसके मेंबर्स के आपस की ट्रांजैक्शन, वो तो कुछ है नहीं सर यहाँ पे, और वो भी है तो भी फॉर अ कंसिडरेशन है बेटा। क्लोज नंबर बी क्या बोलता है? इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन। अगेन इंपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं है, और सेकंड थिंग कंसिडरेशन भी नहीं है। अब हम आ गए कहां? क्लोज नंबर सी में। हाँ जी, विदाउट कंसिडरेशन अगर है तो सी में देख लेना बेटा। अगर वहां कवर है तो सप्लाई होगा, वहां कवर नहीं तो सप्लाई नहीं होगा। अब शेड्यूल 1 में हम पहुंचे, पहला पैराग्राफ पढ़ा हमने। फर्स्ट पैरा बोलता है क्या? परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ द एसेट्स। क्या मालिक? परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ द एसेट्स ऑफ द बिजनेस वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड। अब आपने उस लैपटॉप के परचेस पे आईटीसी लिया ही नहीं, और आपने किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को उसको डोनेट किया बेटा सर, तो ऐसे केस में सर वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा। कारण क्या है? आपने सर उसके परचेस में कोई आईटीसी लिया ही नहीं, और परमानेंट ट्रांसफर किया विदाउट कंसिडरेशन। विद कंसिडरेशन होता तो क्लोज ए में कवर होता बच्चों। विदाउट कंसिडरेशन क्लोज नंबर सी में गए, क्लोज नंबर सी ने शेड्यूल 1 में भेजा, शेड्यूल 1 ने पैरा नंबर 1 में बोला क्या? हम विदाउट कंसिडरेशन वाले सप्लाई को तभी मानेंगे सप्लाई जब परचेस पे आईटीसी लिया। आईटीसी नहीं लिया, सप्लाई भी नहीं। पक्का? लॉजिक बताओ इसका? सिंपल ना यार। गवर्नमेंट को एक बार टैक्स मिल गया, आपसे लैपटॉप परचेज किया, क्या नाम बेटा आपका? माधुरी। माधुरी से मैंने लैपटॉप परचेज किया बिजनेस के लिए बेटा, मैंने जीएसटी का क्रेडिट ही नहीं लिया। मतलब जब इसने सप्लाई किया होगा तब जीएसटी पे किया, जीएसटी पे करके गवर्नमेंट को मिल गया ना बेटा, मिल गया ना। फिर मैंने क्रेडिट भी नहीं लिया, मतलब गवर्नमेंट की रेवेन्यू तो उनको मिल गया बच्चों।
हाँ है ना भाई। अब मैं उसको परमानेंट डिस्पोज ऑफ भी कर दूं तो भी मैंने कोई मिसयूज नहीं किया आईटीसी का बच्चों। हाँ मैंने आईटीसी लिया होता बिजनेस के लिए, तो एक तरह से गवर्नमेंट को टैक्स इसने दिया और मैंने क्रेडिट ले लिया बेटा। हाँ है ना भाई। और फिर मैं किसी और को दे दूं तो गलत हो गया ना वो तो यार। इसलिए गवर्नमेंट ने बोला क्या, अगर तूने आईटीसी लिया है और उसको परमानेंट ट्रांसफर किया विदाउट कंसिडरेशन भी किया तो भी सप्लाई के स्कोप में आएगा। भारत माता की जय। कोई डाउट? चलिए एक बात और मेरे दिमाग में पूछ लूं क्या आपसे। मान लो मैंने कोई बिजनेस का एसेट, ये कैमरा प्रोजेक्टर, ये मेरे बिजनेस के एसेट्स है, मेरी बुक्स में दिख रहे बेटा। क्या नाम सर आपका? नमन भाई। सर इसको मैंने लैपटॉप बेच दिया, इसको मैंने कैमरा बेच दिया फॉर रुपीज 1 लाख। बताओ सप्लाई के स्कोप में आएगा कि नहीं आएगा सर? आवाज नहीं आ रही ओए। अच्छा कभी कभी क्या होता, बहुत इजी होता ना अगर क्वेश्चन, तो ऐसा लगता है कुछ बात तो नहीं इसके अंदर। कुछ बात नहीं है, इजी है। मैंने अपने बिजनेस का कैमरा इसको बेच दिया रुपीज 1 लाख में। बताओ सप्लाई है कि नहीं सर? कहां कवर हो रहा है सप्लाई में? आवाज नहीं आ रही ओए। ए में कवर हो रहा है। क्यों? आपने ये चेक नहीं किया कि मैंने उसके लैपटॉप, मैंने जो कैमरा परचेज किया था उसके परचेज पे आईटीसी लिया कि नहीं लिया? आपने देखा तो ही नहीं सर। भाई साहब सर क्लोज नंबर ए बोलता है क्या, सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई। सच एज सेल आता है ना उसके अंदर बेटा, बाय अ पर्सन फॉर अ कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। दैट्स इट। कहां बोला है कि परचेज पे वो क्रेडिट लिया कि नहीं लिया? कहीं बोला है क्या? अगर क्लोज नंबर ए में कवर है, फॉर अ कंसिडरेशन है, इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, वो सप्लाई के स्कोप में आएगा ही आएगा। बात खत्म। परचेज पे आईटीसी लिया नहीं लिया देखने की जरूरत नहीं। पर परमानेंट ट्रांसफर होता विदाउट कंसिडरेशन, परमानेंट ट्रांसफर होता विदाउट कंसिडरेशन, तो जरूर देखना होता कि उसके परचेज पे मैंने आईटीसी लिया कि नहीं लिया। क्योंकि विदाउट कंसिडरेशन के केस में क्लोज नंबर सी देखा जाता है। क्लोज नंबर सी बोलता है क्या, कि परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ द एसेट ऑफ द बिजनेस सप्लाई के स्कोप में आता है अगर उस गुड्स के परचेज पे तूने आईटीसी लिया था तो। हाँ है ना भाई? मजा आया कि नहीं आया बात में सर? अरे पक्का डन। देखो दिखाता हूं मैं आपको सर, ये रहा, ये शेड्यूल 1 चल रहा है बेटा, ये शेड्यूल 1, इसके 4 पैरा है बेटा। अभी मैंने फर्स्ट पैरा आपको पढ़ाया बच्चों, एनालिटिकल डिस्कशन ऑफ द पैरा 1, पैरा 1 to 7, पैरा 1 का एनालिटिकल डिस्कशन। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल दे रखे हैं। ठीक है, ये देखो आप, लैपटॉप परचेज फॉर बिजनेस अभी हमने पढ़ा ना बच्चों। मैं बता रहा हूं कि बुक कैसे आपको यूज करना है, केवल नोवेल की तरह बेटा। मजा आएगा। आप आज जो मैंने पढ़ा है वो आज पढ़ के आना, दैट्स इट भाई। कल का कल देखेंगे जीवन में। ठीक है, लैपटॉप परचेज फॉर बिजनेस, हाँ है ना सर? सोल्ड विथ कंसिडरेशन, अगर आपने कंसिडरेशन के लिए बेचा है, सोल्ड, लैपटॉप परचेज किया, बेच दिया फॉर अ कंसिडरेशन, सप्लाई है कि नहीं मुझे बताओ बेटा? है। बात खत्म, डन। देखने का भी नहीं कि परचेज पे आईटीसी लिया कि नहीं लिया, क्योंकि सेक्शन नंबर 7(1) ए में कवर है। ये लिखा है मैंने, ऑलवेज सप्लाई वेदर आईटीसी इज अवेल्ड और नॉट। मजा आया? हाँ, लैपटॉप जो परचेज किया था आपने, ट्रांसफर्ड विदाउट कंसिडरेशन, तो चेक करेंगे क्या आईटीसी अवेल किया था या नहीं किया था। अगर आईटीसी अवेल किया था तो सप्लाई है शेड्यूल 1 पैरा 1, हाँ है ना भाई? और अगर परचेज पे आईटीसी नहीं लिया था तो विदाउट कंसिडरेशन है, तो शेड्यूल 1 में कवर नहीं होगा, कोई सप्लाई नहीं होगा। शायद क्लियरिटी से समझ में आ गया बेटा? तो जो भी एग्जांपल मैं यहां दे रहा हूं वो मोरलेस आपको मिल जाएंगे यार। ठीक है, आपको मस्त होकर पढ़ना है, रीड करना है, आपको लर्न करना है, आपको याद नहीं करना, मगअप नहीं करना बच्चों। ओके सर, नॉवल की तरह पढ़िएगा, इमेजिन करिएगा क्या हर ट्रांजेक्शन को, जिस तरह से मैं यहां आपको इमेजिन करवा रहा हूं बच्चों। ओके, देखिए ये मैंने एग्जांपल भी दे दिया बेटा, जैसे मैंने अभी लैपटॉप का एग्जांपल दिया वैसे मैंने एग्जांपल दिया था क्या, गुड्डू भैया एंड कंपनी बेटा। ठीक है, देखा गुड्डू भैया का नाम सुना आपने बेटा कभी? गुड बेटा, गुड्डू भैया एंड कंपनी डोनेट भी करते बेटा। ये देखो सर, ओल्ड एसी टू चैरिटेबल स्कूल्स। किसको? चैरिटेबल स्कूल को। क्या करते हैं ये? ओल्ड एसी डोनेट करते हैं बच्चा। ये दिस विल क्वालिफाई ए सप्लाई इफ आईटीसी हैड बीन अवेल्ड बाय गुड्डू भैया एंड कंपनी ऑन परचेज ऑफ सच एसी। हाँ है ना भाई? कोई खास बात थी क्या बेटा? तो ये छोटे छोटे एग्जांपल्स मैंने लेक्चर में आपको बुक में मिल जाएंगे, जो मैंने यहाँ आपको बात करी है, सो दैट जब रिवाइज करेंगे आपको लगेगा हाँ सब मेरे को आता है बच्चों।
ओके, इसलिए मैंने आपको बोला आप नहीं भी लिखेंगे चल जाएगा बच्चों, है ना, मेरे सब लिखा हुआ आपके लिए। आइए सर, सप्लाई इंक्लूड्स, क्या पढ़ रहे हैं सर? सप्लाई इंक्लूड्स, उसका हमने सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 क्लोज नंबर सी शुरू किया है। शेड्यूल 1 में जो भी ट्रांजैक्शंस कवर है वो सब सप्लाई के स्कोप में आएंगे, और सप्लाई के स्कोप में आएंगे मतलब जीएसटी लगेगा, हाँ है ना सर? और जीएसटी लगेगा तो जीएसटी पे करना पड़ेगा, सप्लायर इज लायबल बच्चों, क्लियर? अच्छा अच्छा, रिवर्स चार्ज लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, ये मेरा पॉइंट नहीं, मेरा पॉइंट क्या सप्लाई है कि नहीं सर? ठीक है सर, उसका हमने शेड्यूल 1 पैरा नंबर 1 अभी पढ़ा हमने। आइए पैरा नंबर 2, एक लंच ब्रेक ले ले बेटा, पहले ब्रेक ले ले पहले। चलिए सर एक ब्रेक ले लेते हैं हम लोग, और उसके बाद विल कंटिन्यू विद दी रिमेनिंग पोर्शन ऑफ दी चैप्टर बेटा, हाँ है ना भाई? आगे के प्रोविजंस पढ़ेंगे हम, जितने भी हम कवर कर पाएंगे उतने। ओके चलिए सरकार, मिलते हैं ब्रेक के बाद, एंड देन विल कंटिन्यू विद दी रिमेनिंग पैरा ऑफ शेड्यूल नंबर 1। थैंक यू सो मच।